हेलो बच्चों, आज हम बीए फाइनल में लोक प्रशासन का विकास पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन का विकास किन किन चरणों में हुआ? तो इस तरीके से 5 चरणों में हुआ था, अलग अलग सन के हिसाब से। तो उनको हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। फेलिक्स निग्रो ने प्रशासन का अध्ययन उतना ही प्राचीन, इन्होंने लिखा है कि प्रशासन का अध्ययन उतना ही प्राचीन है जितना कि इतिहास का, लेकिन इसका आधुनिक रूप 19वीं शताब्दी के अंत से तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ से शुरू होता है। यूरोप में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया तथा यूगोस्लाविया में 18वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक प्रशासन विज्ञान का प्रबंध विज्ञान के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिका में प्रकाशित फेडरलिस्ट में हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के स्थूल अर्थ तथा क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया। सन 1812 में फ्रांस में पहली बार चार्ल्स बिन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक शोध ग्रंथ लिखा था, लेकिन इस अनुसंधान ग्रंथ को लोक प्रशासन की मान्य पुस्तक के रूप में स्वीकृति नहीं मिली। इस प्रकार से संक्षेप में एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को निम्न चरणों में देखा जा सकता है। तो प्रथम चरण है लोक प्रशासन के विकास में। पहला चरण है 1887 से 1926, 87 से 1926। यह है राजनीतिक प्रशासन का भेदभाव। इसमें पढ़ते हैं, लोक प्रशासन का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ। सन 1887 में वुडरो विल्सन द्वारा प्रशासन के अध्ययन पर लिखा गया एक निबंध पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिससे इस अध्ययन क्षेत्र की प्रथम युग प्रवर्तक घटना माना जाता है। उन्होंने दर्शाया कि प्रशासन का विज्ञान हमारी राजनीति के उस अध्ययन का अंतिम फल है जो लगभग 2200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। यह हमारी शताब्दी लगभग हमारी अपनी पीढ़ी की उत्पत्ति है। विल्सन ने इस निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था। उनके अनुसार कानून के क्रियान्वयन से प्रशासन घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। विल्सन ने बताया कि संविधान बनाने की अपेक्षा उनको चलाने का कार्य अधिक कठिन है। पहले सरकारी कार्यों के अध्ययन में वैज्ञानिक व्यवस्था और कानून के अनुशीलता पर बल दिया जाता था, किंतु आर्थिक सामाजिक जीवन में जटिलताएं बढ़ने तथा राज्य के कार्यों में वृद्धि होने से अब यह आवश्यक हो गया है कि प्रशासन के ऐसे विज्ञान का निर्माण किया जाए जो शासन के पंथ को प्रशस्त करे, इसके संगठन को सुदृढ़ एवं विशुद्ध बनाए। प्रोफेसर वाल्डो ने विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना है, और ये निदान इस प्रकार से विल्सन ने यह कहा कि पहले इसमें लोक प्रशासन में क्या होता था, सिर्फ कानून और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता, लेकिन बाद में ये जोड़ा गया कि लोगों के सामाजिक आर्थिक कार्य भी होने चाहिए, तब जाके लोगों का विकास होगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासन कानून के प्रधानाचार्य फ्रैंक जे गुडनाव द्वारा राजनीति और प्रशासन नामक विषय पर लेख ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में एक नए विवाद का सूत्रपात किया। उन्होंने एक और नीतियाँ अथवा राज्य की इच्छा के प्रकटीकरण को राजनीति का आधार माना, और दूसरी ओर राज्य की उन नीतियों को क्रियान्वित करने के कार्य को लोक प्रशासन के संबंध किया। उपयुक्त लेख द्वारा इस मत की पुष्टि की गई कि नीति निर्माण का कार्य
नीति की क्रियान्वयन से अलग है। यानी सिर्फ नीतियों का निर्माण करना नहीं है, उनके लिए कार्य भी क्रियान्वयन कौन करेगा? ये करेगा प्रशासन करेगा। तो नीतियों का क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है, बनाने से कुछ नहीं होगा। नीति निर्माण का कार्य जनता द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका द्वारा संपादित किया जाना चाहिए और उसके क्रियान्वयन का कार्य राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्य एवं तकनीकी दक्षता के युक्त प्रशासन कार्य के निपुण शासकीय अधिकारी द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीनों अंग सरकार के, लेकिन व्यवस्थापिका नीतियाँ बनाएगी, लागू करेगी कार्यपालिका और रक्षा करेगी न्यायपालिका। तो ये उन्होंने कहा है कि जे गुणवान ने कहा है कि ये नीतियाँ बनाई हैं व्यवस्थापिका ने और जनता द्वारा चुने गए वो नेता बना रहे हैं, लेकिन उसको वही कार्य वापस क्रियान्वयन करना, यानी वो कार्य करे तो वो सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि वो नेता तो जनता वोटों के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए क्रियान्वयन करने के लिए लोक प्रशासन का गठन होना बहुत ही जरूरी है और उनके लिए शैक्षणिक, यानी वो अधिकारी ऐसे हो जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे और एग्जाम फाइट करके वो अधिकारी बने, फिर जाके वो कार्य करे, ताकि वो निष्पक्ष होकर कार्य करे, जनता के दबाव में कार्य न कर सके। इसलिए कहा कि लोक प्रशासन का उद्भव वहाँ से शुरू हुआ। लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक अध्ययन के रूप में प्रतिष्ठित करने में एल.डी. वाइट की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने इनमें कहा है 1926 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह ग्रंथ राजनीतिक प्रशासन भेदभाव पर जोर देता है। इसमें राजनीतिक व प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए तथा सरकारी प्रशासन पर विशद विचार करते हुए प्रशासन के मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया। इस पुस्तक को इस विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई। तो भेदभाव मतलब राजनीतिक और प्रशासन को अलग अलग रूप देना, यानी दोनों का विभाजन करना, दोनों को भेदभाव अलग अलग रखना। कानून को वो अलग करेंगे, कार्य नीति अलग बनाएंगे और क्रियान्वयन ये अलग करेगी। दोनों में न्यायपालिका रक्षा करेगी। इस प्रकार से ये बात कही गई है। दूसरा चरण आता है द्वितीय चरण 1927 से 1937। इसमें बताया प्रशासन के सिद्धांतों पर बल। या तो भेदभाव, यानी प्रशासन और राजनीति को अलग अलग विभाजन करके ये कार्य किया कि नीतियाँ राजनीति बनाएंगे और कार्य करेगा प्रशासन। दूसरा चरण आया प्रशासन के सिद्धांतों पर बल। कब? 1927 से 1937। इसमें क्या बात आई? लोक प्रशासन विषय के विकास के इस दौर में राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन के विचार के पुनर्निरीक्षण तथा मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस युग की प्रमुख मान्यता ये रही है कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं जिसका पता लगाना और उसका समर्थन करना विद्वानों का काम है। इसी नई मान्यता को लेकर W.H. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में प्रकाशित हुई। विलोबी की पुस्तक का शीर्षक ध्यान देने योग्य है। वे इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हैं कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इसको कार्यान्वयन करने के लिए लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाले रचनाओं में उल्लेखनीय नाम मूने और रेले द्वारा लिखित प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फेवल द्वारा लिखित इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, लूथर गुलिक तथा उर्विक द्वारा लिखित पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा मेरी पार्कर फॉलेट द्वारा लिखित क्रिएटिव एक्सपीरियंसन। इन विद्वानों द्वारा दावा था कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण ये एक विज्ञान है। गुलिक और उर्विक ने प्रशासन के सिद्धांत को पोस्ट कॉब्र, जो पहले पढ़ चुके, योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देशन करना और बजट बनाना,
कर्मचारी नियुक्त करना, ये सब पोस्ट कॉर्पोरेट का पहले पढ़ चुके हम, में समाहित किया गया। इस दौर में वैज्ञानिक पद्धति के नए संप्रदाय के समर्थक लोक प्रशासन के अध्ययन में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध प्रणालियों की सहायता से लोक प्रशासन के अग्रणी चिंतकों ने लोक प्रशासन के कुछ ऐसे सिद्धांत तलाश करने का आरंभ किया जो सभी पर समान रूप से लागू हो सके। यह युग लोक प्रशासन के सिद्धांतों का युग कहलाया। तो सिद्धांत का मतलब लिखित, थ्योरी, वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि ऐसे ही कल्पना करके लिखेंगे तो वो सही नहीं माना जाता, इसलिए इनको लोक प्रशासन का सिद्धांत के रूप में इसलिए बताया कि सब में इसमें थ्योरी यानी लिखित रूप दिया, सब ने पुस्तकों में ये बात गई, तो ये सिद्धांतों पर बल दिया ताकि कोई भी गलत बातें सामने नहीं आए। और जो आदर्शवादी है वो तो कल्पना करते हैं, लेकिन थ्योरी पर बल दिया यानी सिद्धांतों पर बल दिया। हर कोई लिखे तो उनका निष्कर्ष निकाला गया कि क्या बात उसमें सिद्धांतों में ये ली जाए, इसमें लोक प्रशासन में। तो मेन बात है, ये सब विचारकों ने, अलग अलग विचारकों ने अपनी पुस्तक में ये सब बयां किया और लिखित रूप से ये बात कही। तीसरा चरण 1938 से 1946, 1938 से 1946, इसमें प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती। लोक प्रशासन के विकास के तीसरे दौर का प्रारंभ दूसरे चरण में प्रतिपादित यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से हुआ। प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती दी गई और इन्हें कहावतें जाने लगा, यानी कहावतें कहा जाने लगा। उसी समय सामाजिक शक्तियाँ और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंध को व्यापक मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रसिद्ध हाथोड़ प्रयोगों का रहा है। कार्य दलों पर केंद्रीय इन प्रयोगों में कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंध संप्रदाय की जड़ें हिला दी। संगठनात्मक विश्लेषण के इस दृष्टिकोण ने लोगों का ध्यान औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन का प्रभाव, नेतृत्व, संगठन के परिवेश में गुटों के बीच पारस्परिक संघर्ष और सहयोग की ओर खींचा। इससे संगठनात्मक चिंतन की मशीनी धारणा की सीमाएं इंकित करके संगठनों में मानवीय संबंधों के अत्यंत महत्वपूर्ण रूप दर्शाया। चेस्टर बर्नार्ड 1938 में द फंक्शन ऑफ द एजुकेटिव में, इनकी पुस्तक में संगठनात्मक विश्लेषण हेतु मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया। 1946 में प्रकाशित अपने एक निबंध में हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें कहावतों की संख्या दी। तो कहने का मतलब जो सिद्धांत वाले उससे पहले दूसरे चरण में सिद्धांत को बढ़ावा दिया था, तो उनका खंडन, चुनौती दी कि नहीं, सिद्धांत ही नहीं है, मशीनें, तकनीकी, ये भी सही है, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब जाके लोक प्रशासन अच्छा होगा। सिर्फ लिखित रूप, आज लिखित रूप कब जो पढ़ेगा उसके पास आएगा, लेकिन तकनीकी रूप से तो हर कार्य होगा। जैसे आज कंप्यूटर, नेट, ये सब कार्य हो रहे हैं जल्दी जल्दी। आज अमेरिका का हम कोई भी अपना उनका कोई देख सकते हैं कि क्या है, उनके कैसे विकसित हुआ, कैसी उनकी शासन व्यवस्था है, सब हम देख सकते हैं। तो ये तकनीकी क्षेत्र में इन्होंने चुनौती दी। तीसरे चरण में दूसरे चरण वालों को चुनौती दी कि लिखित रूप मान्य नहीं, मशीनी उद्योग बढ़ाना, तभी प्रशासन कार्य कर सकता है और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना। चौथा चरण है 1947 से 1970, 1947 से 1917। इसमें अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। लोक प्रशासन के विकास के चौथे चरण की दृष्टि से हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट डहल के नाम उल्लेखनीय है। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में मील का पत्थर है। साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके अध्ययन क्षेत्र का विस्तार कर दिया। उसने श्रेणीगत
प्रशासन सिद्धांत तथा राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन दोनों को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार कर दिया। साइमन ने दो परस्पर धारणाओं का प्रतिपादित किया। एक धारणा प्रशासन का एक विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लग गई, जिसके लिए सामाजिक मनोविज्ञान का ठोस धरातल अपेक्षित था। दूसरी धारणा प्रशासन के मानवीय पहलू और लोक नीति के आदेशीकरण के संबंध में रही। इसके लिए राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान का व्यापक ज्ञान उपेक्षित समझा गया। 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने एक निबंध में यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और प्रशासन के विज्ञान के विकास में 3 बाधाएं आएगी। विज्ञान मूल्य मुक्त होता है, जबकि हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं। दूसरा, प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है और मानव व्यवहार सभी संभव विभिन्नताओं और अनिश्चितता से भरा है। तथा तीसरा इसमें समिति, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों के लिए एकमात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर ही सार्वभौमिक सिद्धांतों को गढ़ने की प्रवृत्ति दी है। यानी चौथे चरण में अंत अनुशासनात्मक यानी उन्होंने जोड़ा गया। ये जो रॉबर्ट डहल वगैरह साइमन ने कह रहे कि सिर्फ राजनीति या लोक प्रशासन की बातें काम नहीं चलेगी, उसको वैज्ञानिक रूप थोड़ा देना पड़ेगा। उनको राजनीति विज्ञान में अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान ये सब मिलाना पड़ेगा। पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप नहीं दे सकते। मिलाना कैसे पड़ेगा? जैसे कि राजनीति विज्ञान तो पर लोक प्रशासन कार्य करे तो बजट बनाना पड़ेगा, तो वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता होगा, वही कार्य करेगा। दूसरा बताया है समाज विज्ञान, यानी समाज के लिए क्या उचित है, उनके हित के लिए क्या कार्य हो सकते हैं, वो भी लोगों की राय वगैरह जानना, लोगों के क्या विचार है, मानव का व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बातें सब होगी। पूरी तरह शुद्ध विज्ञान तो नहीं हो सकता, कुछ बातें ऐसी ली जाएगी, आंकड़ों को ली जाएगा, तब जाके ये कार्य होगा। तो अंतर ही अनुशासनात्मक रॉबर्ट डहल और साइमन ने बात कही है चौथे चरण में। पांचवा चरण लास्ट है 1971 से वर्तमान, नवीन लोक प्रशासन एवं नवीन लोक प्रबंध परिप्रेक्ष्य। ये अब वर्तमान 1971 से लेकर अब तक इसमें क्या क्या प्रवृत्ति रही? पहली प्रवृत्ति, प्रशासन को मुख्य रूप से किसी संगठन के भीतर लोगों और उससे बाहरी लोगों के बीच निश्चित अवधि के भीतर होने वाली अनवरत क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाए। यानी प्रशासन है वो संगठन करे तो लोगों के भीतर और बाहर दोनों की निश्चित अवधि तो अंत क्रिया देखी जाए। अंदर की क्रिया क्या है, लोगों के अंदर व्यवहार में क्या है, तो वो देखा जाए कि अंत क्रिया और निश्चित की जाए कि इतने दिनों में ये करना जरूरी है। तो समय भी बहुत ही जरूरी है, नहीं तो विकास करने जाए और आराम से धीरे धीरे करें तो वो विकास नहीं होगा। दूसरा बताया है लोक प्रशासन तथा निजी व्यवसाय के प्रशासन के अलग अलग अध्ययनों को एक ही संगठित विज्ञान में बदल देने की प्रवृत्ति उभरी, जिसके सिद्धांत और धारणाएं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी पहले सरकारी प्रशासन ही चलता था, अब निजी सब प्रशासन भी है। जैसे जो कोई जैसे क्या कहते हैं, कोई पुल बनाना है, स्कूलें बनानी, हॉस्पिटल बनाना, बांध बनाना, तो ये सब बनाने के लिए पहले सरकारी ठेकेदार लेते थे, अब वो टेंडर निकालते हैं लोक प्रशासन के अधिकारी, तो उसमें प्राइवेट भी वो ले सकता है काम के लिए। तो इसलिए वर्तमान में दोनों को, निजी और सरकारी दोनों को महत्व दिया गया, पहले ऐसा नहीं था। तीसरा है विविध सामाजिक परिवेश और पर्यावरण में प्रशासकीय व्यवस्था को तुलनात्मक अध्ययन पर जोर। यानी सामाजिक पर्यवेक्षण, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, और पर्यावरण में प्रशासन, यानी पर्यावरण का ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि विकास के लिए अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान करे, तो ये नहीं होना चाहिए। लोगों के हित के लिए भी कार्य होने चाहिए और पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। पेड़ कटे तो वापस दूसरे पेड़ वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये सब बातें पर्यावरण का भी ध्यान रखकर फिर लोक प्रशासन करता है। तो वर्तमान में ये बदलाव आया।
चौथा है कंप्यूटर युग के आरंभ के साथ कंप्यूटरों तथा दूसरे यंत्रों की सहायता से मानव मस्तिष्क के निर्णय करने वाली तथा समस्या को सुलझाने वाली प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया गया। यानी अब वर्तमान में पहले चरण दूसरे चरण उसमें तो नहीं था, लेकिन वर्तमान जो 1971 से कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर के लोगों के मस्तिष्क यानी दिमाग में अलग ही समस्या थी, वो सुलझने लगी। क्योंकि एक तो खुद लिखते थे, हाथ से लिखते थे, वो टाइम लगता था उनकी रिपोर्ट बनाना, वापस पहुंचाना। लेकिन कंप्यूटर का दौर आया तो जल्दी से लिख के सब बनाया, जो योजना बनाई और जल्दी से नेट द्वारा इंटरनेट द्वारा भेज दिया। तो मानव मस्तिष्क के निर्णय से समस्या को वर्तमान में सुलझाने लग गए, इसलिए कार्य सरल होने लग गए। अंत अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर, यानी सिर्फ राजनीति और लोक प्रशासन को लेकर नहीं बैठेंगे, उसमें अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक शास्त्र, विज्ञान, सब बातों को मिक्स करके ये योजना बनाई जाए, तब जाके सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ लोक प्रशासन को लेने से नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र होगा तो उसमें पैसों का पता चलेगा कि कितना बजट लगेगा कोई भी बनाने के लिए। इस तरीके से अंतर अनुशासनात्मक पर भी जोर दिया गया। लास्ट छठा है अनेक स्तरों पर राजनीतिक और प्रशासन को परस्पर एक दूसरे से व्याप्ति, यानी लोक प्रशासन में विकास के इस चरण में योगदान देने वाले विद्वानों वाल्डो और फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के नाम उल्लेखनीय है। रिग्स ने लोक प्रशासन को तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए आदर्शों व नमूनों का निर्माण किया गया। आजकल लोक प्रशासन के अध्ययन में अंत विषय सहयोगी और अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। अनेक शास्त्रों के विद्वान लोक प्रशासन में आए तथा उसकी सेवा करने लगे। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि शास्त्रों के विद्वान इस विषय में रुचि लेने लगे, क्योंकि अंत अनुशासनात्मक यानी उनको जोड़ा गया। इन सब के फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषय बन गया, यानी एक ही विषय नहीं रहा। सिर्फ लोक प्रशासन एक ही विषय टिक के नहीं रहा, अनेक विषय उसमें जुड़ गए, क्योंकि दूसरे विषय जुड़ने के साथ ही कार्य आगे होंगे। लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में विभिन्न समाज विज्ञान लोक नीति के विश्लेषण की चिंता में से ग्रस्त है। अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक अथवा नीति निर्धारण प्रक्रियाओं तथा विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन में नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय में समृद्ध हुआ, यानी इसका उदय हुआ 1968 के बाद। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से यह घटना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन की उच्च स्तरीय शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन हुआ 1967 में, यानी एक समारोह हुआ, उसको हनी प्रतिवेदन कहा जाता है। अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार का फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1967। उसमें ये बात कही कि कैसे लोक प्रशासन को आगे बढ़ा जाए, कैसे अच्छे से वो कार्य कर पाए, ये सब डिस्कस हुआ। वाल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ एयरबुलेट्स 1977 नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या की अस्वीकार करता है। ये राजनीतिक प्रशासन के द्विविभाजन को भी अस्वीकार करता है। ये संगठन के बारे में यांत्रिक का विरोध है। ये मानवीय संबंधी प्रशासन, सामाजिक परिवर्तन और रचनात्मक दृष्टिकोण का विशेष बल देता है। इस प्रकार से बच्चों ये चरण जो लोक प्रशासन के विकास में जो चरण आए हैं, तो इस प्रकार से प्राचीन काल से लेकर अब तक ये चला। 1971 से अब वह विकास की ओर बढ़ रहा है कि नई नई बातों का आविष्कार हुआ तकनीकी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अब नीतियाँ भी जल्दी बनाई जाती है और उसको लोक प्रशासन क्रियान्वयन भी जल्दी कर सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये काफ़ी है। ठीक है, कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।